नमस्कार स्टूडेंट, आज डिटरमिनेंट का दूसरा क्लास 7.2 4.2 एनसीईआरटी बुक से इसका थ्योरी क्लास लेते हैं। देखेंगे, थोड़ा समझेंगे डिटरमिनेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में अच्छी तरह से जाने थे और कैसे डिटरमिनेंट निकलता है इसके बारे में समझे थे और इस पे ये 4.1 का प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग को जो आगे का एक्सरसाइज है उसमें हम लोग का प्रॉपर्टी काम करेगा कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या है। मान लीजिए रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो क्या होता है, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ देखेंगे इसमें, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखिए, इसका पहला प्रॉपर्टी आपको बोलता है कि ऑन इंटरचेंजिंग रो और कॉलम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो इससे डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, अच्छा ये बताइए, इस वर्ड को हम लोग तो कह सकते हैं ना, रो इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम, इसको क्या कहते हैं? इंटरचेंजिंग रो और कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज भी कहते हैं। कर रहे थे ना, रो को कॉलम में कर देते हैं तो उसको ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग फर्स्ट को हम लोग कह सकते हैं कि ए जो ए का डिटरमिनेंट है वो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए 1 2 4 3 एक कोई ए है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 8 डिटरमिनेंट, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 2 4 3। इसका कितना हो जाएगा? 3 और -8 कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, चलिए अभी हम बोले आपसे कि इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं ए ट्रांसपोज का, क्या हो जाएगा? देखिए तो डिटरमिनेंट 1 4 2 3। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं तो 3 और -8, ये भी कितना आ गया? -5। दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब कि अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो वैल्यू उसका डिटरमिनेंट का कोई चेंज नहीं। ठीक है, चलिए पहला प्रॉपर्टी ये है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और एनी टू कॉलम, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर दो रो को या दो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज मतलब क्या? R1 को R2 ले जाते हैं, R2 को R3 ले जाते हैं, ऐसे टाइप का, या कॉलम को C2 को पहले ले जाते हैं, C2 को C1 ले जाते हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, बुक से एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, हाँ देखिए, जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाता है। देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल है, चलिए अपने मन से ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि 7 8 2 4 2 9 7 3 4। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है। अगर इसमें कहें कि R1 इंटरचेंज विद R2, R2 से इंटरचेंज हो गया, तो जो A है इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज किए तो R2 की जगह पे R1 लिख देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 और 2 9। ठीक, और ये इसके 7 8 2 2 और 7 3 4। ठीक है, अगर दोनों का डिटरमिनेंट आप लोग निकालिएगा
देखिएगा उसके में क्या होगा, इंटरचेंज किए हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर अगली बार अगर चेंज करते हैं तो माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का ये हम लोग को बोलता है कि अगर हम दो रो या दो कॉलम को चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? इतने चीज को आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिए स्टूडेंट, अब तीसरे नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे आपको डिटरमिनेंट निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कह रहा है इफ टू रोज और टू कॉलम आर इक्वल, अगर दो रो या दो कॉलम का जो एलिमेंट्स है आपका इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। डायरेक्टली हम लोग जीरो करते हैं उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 और यहां पर 2 और यहां पर दिया है, ये कर लीजिए यहां पर 1 2 4, यहां पर 2, बुक से देख लेते हैं, काम करते हैं कि 1, और मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 1 1 4 1 1 4 और यहां पर आपको बोल दिया है 2 2 5 2 2 5 और 3 3 6 3 3 6। इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। डायरेक्टली हम लोग कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों का जो एलिमेंट्स है वो सेम है, 1 2 3 1 2 3। तो हम लोग दो अगर कॉलम या दो रो किसी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का दो रो अगर आइडेंटिकल है, एक जैसा है, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, अगर कोई रो या किसी कॉलम में अगर हम लोग k का मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट नंबर k मान लीजिए कुछ भी 2 4 6 8 कोई k, तो जो देन द वैल्यू गेटिंग इन मल्टीपल ऑफ k, ठीक है ना, उसका मल्टीपल किसका, उसका जो वैल्यू आएगा वो k के मल्टीपल आएगा। देखिए तो कैसे होगा, मान लीजिए चौथा के लिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ठीक। इसमें चलिए हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए कि k से मल्टीप्लाई, तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा भाई, हाँ डिवाइड भी तो करेंगे तब ना इक्वल होगा, अपने मन से केवल मल्टीप्लाई थोड़ी होगा। तो k से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट कर देते हैं यहाँ पर, ये डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर 1/k, यहाँ पर डिटरमिनेंट मान लीजिए कोई रो में करेंगे, एक रो में, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ka, यहाँ पर kb, kc, de, f, g, h, i। यही तो डिफरेंस आप लोग को समझाए थे हम पहले क्लास में कि अगर हम किसी रो में अगर k का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, ये नहीं कि सारे एलिमेंट में कर देंगे। यही तो डिफरेंस था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ka, kb, kc, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इसका वैल्यू आएगा वो k के मल्टीपल में ही आएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई आप नंबर ले लीजिएगा, ये इसका निकालिएगा और फिर क्या करिएगा, k से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि ये वाला जो आप निकाल के लाएंगे इसका जो वैल्यू आएगा वो k के मल्टीपल में ही आएगा। ये इसका चौथा प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। दो प्रॉपर्टी और है, दो प्रॉपर्टी बस, इसका प्रॉपर्टी अब नहीं है, दो प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे तरह से देखेंगे, ठीक है। आइए स्टूडेंट पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ सम और
all elements of a row or column of a determinants are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant. ठीक है, इतना चीज लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए कभी कभी आप लोग को देखिए क्वेश्चन में आएगा एक्सरसाइज में 4.2 में कि आपको दिया रहेगा, मान लीजिए a प्लस h, ठीक है, b प्लस h, c प्लस h, या कुछ भी h या j बोलिए या k बोलिए, ठीक। और यहां पर b c a b c d e f g h i, ठीक। ये आपको मैट्रिक्स बोल दिया है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को बोल रहा है कि अगर कोई सम के रूप में हम लोग को, ध्यान रखिएगा, एक रो के सम के रूप में कोई हम लोग का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग प्लस में लिख के एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसको पहले कैसे लिख सकते हैं, एक बार a b और c लेकर पूरा डिटरमिनेंट a b c d e f g h i डिटरमिनेंट प्लस, अब देखिए इसमें बचा क्या है, ये वाला तो एलिमेंट ले चुके हैं, ये वाला ले चुके हैं, अब क्या बचा है h j k d e f g h i। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं h j k d e f g h i, ठीक है। अगर कभी आप लोग को डिटरमिनेंट आपको प्लस में दिया है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस से हटा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन हम ये कतई नहीं बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट सारा एलिमेंट से होगा तो भी यही चीज होगा। जैसे मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लीजिए कि आपको कभी क्वेश्चन बोल दिया ए जो है डिटरमिनेंट a प्लस b है, b प्लस c है और d प्लस e है, ठीक है, a प्लस b d प्लस e f प्लस g h प्लस i j प्लस k l प्लस n प्लस o p प्लस ठीक है, हमको ले लिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ, हम बोले हैं उस जब हम ये बता रहे हैं तो बोले थे कि एक रो में रहेगा तभी ये काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे बाबू कि a b c, यहां पर कौन सा हम पहला टर्म को लिख लें f h j l n p और प्लस b c e g i k और m o q, ये चीज नहीं हो सकता है। डिटरमिनेंट दे देते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है ना, डिटरमिनेंट, ठीक, ये नहीं होता है ऐसा, ठीक है। जब सारे में होगा तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी एक रो या एक कॉलम में किया रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, सब में किया है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग का करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये चीज दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, पॉज वीडियो देखिए। लास्ट प्रॉपर्टी आप लोग की कह रहा है इफ ईच एलिमेंट और एनी रो और कॉलम of a determinant the equi-multiplies of corresponding element of other row or other column are added, then the value of determinant remains constant। ये देखिए डिटरमिनेंट लिखेंगे dt, तब डिटरमिनेंट अब लिखेंगे नहीं, आगे भी हम लोग देखेंगे तो dt लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका मतलब कि r1 में अगर r1 प्लस 2 r2 या c1 में c1 प्लस 2 c2
करके जोड़ देते हैं तो इसका मतलब उस डिटरमिनेंट में जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर ऑपरेशन कर दिए कुछ R1 का या R2 का कर देंगे, R2 का कर देंगे, R2 प्लस 3R3, अगर ये ऑपरेशन कर दिए तो इसका मतलब कि नहीं कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज कर देगा, नहीं, वैल्यू इसका सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी यही बोलता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरह से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जब हम इसमें प्रॉब्लम बनाएंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तब आप लोग को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कोशिश करिएगा कि बनाएं। और हाँ, एक बात और, जिस बच्चे को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है वो एनसीईआरटी का सिंपल सा बुक ले लेंगे, उसको देखेंगे, साफ साफ उसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, अच्छे तरह से समझा दिए हैं। ठीक है, और बाकी का हम लोग जब क्वेश्चन बनेगा तो और भी अच्छे तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझ जाएगा, उसमें जहां जहां आएगा, जहां यूज होगा, हम उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब फिर से कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए।